बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं पावर टॉक। नाज़रीन कराम, इस वक्त अमेरिका और ईरान के मुज़ाकरात के हवाले से अनसर्टेनिटी है। एक जानिब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यह ऐलान किया है कि जेडी वैंस अगले चंद घंटों में इस्लामाबाद पहुंच जाएंगे और आज ही के दिन में मुआहिदा हो सकता है। वहीं दूसरी जानिब ईरान अभी तक इस्लामाबाद में अमेरिका के साथ मुज़ाकरात की हामी भरने से कतरा रहा है। ईरान का मुतालबा है कि अमेरिका ईरान का नेवल ब्लॉकेड खत्म करे और यह प्री कंडीशन है ईरान की अमेरिका के साथ मुज़ाकरात की मेज पर बैठने से पहले। अब इस सब के अंदर एक जानिब तो बड़ी डेवलपमेंट यह हुई है कि रॉयटर्स के मुताबिक पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने डोनाल्ड ट्रंप से राब्ता किया है और इस राब्ते में डोनाल्ड ट्रंप को यह बताया है कि जो नेवल ब्लॉकेड है यह एक इशू है और अगर यह रिजॉल्व नहीं होता तो फिर टॉक्स उस तरह से आगे नहीं बढ़ पाएंगी। अब डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ तो यह बात कर रहे हैं कि मुआहिदा भी साइन हो जाएगा, डोनाल्ड ट्रंप यह भी कह रहे हैं कि जेडी वैंस भी पहुंच रहे हैं और बाज़गश्त भी यही है कि तमाम तर रेट्रिक और सख्त बयानात के बावजूद इस्लामाबाद में ये टॉक्स होनी है और इनका मस्बत नतीजा भी निकलना है। इस सब में एक और अहम तरीन नुक्ता भी है, वो नुक्ता है कि सीज फायर उसकी डेडलाइन बहुत करीब आ रही है। बात अब दिनों से घंटों पर आ चुकी है और इसीलिए ये मेक और ब्रेक मोमेंट है। ये अनसर्टेनिटी, ये जो एक धुंध छाई हुई है, ये धुंध कब छटेगी और इसमें से क्या कुछ मस्बत निकलेगा, इसी सब पर बात करने के लिए प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है माहिर बैनुल अक़वामी उमूर डॉक्टर कमर चीमा साहब ने। चीमा साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। इस वक्त जो सिचुएशन बन चुकी है, जाहिर बात है कि अनसर्टेनिटी तो है और डेडलाइन जो है वो भी सीज फायर की खत्म होती हुई हमें नजर आ रही है। मेक और ब्रेक मोमेंट है। इस मोमेंट पे पाकिस्तान अपने पीस एफर्ट्स जारी रखे हुए है, वो किरदार अदा कर रहा है पाकिस्तान जो शायद दुनिया का कोई भी मुल्क इस वक्त अदा नहीं कर रहा। और इस सब में आपको क्या लगता है कि क्या कुछ मस्बत नतीजा खेज साबित हो सकेंगी ये चीजें जिस तरफ को जा रही हैं? जी, बहुत शुक्रिया मखदूम साहब। देखें, मैं समझता हूँ कि इस वक्त दोनों पार्टीज़ के पास कोई चॉइस नहीं है सिवाय इसके कि वो बात करें, वो टेबल पे दोबारा बैठें और हालात को बेहतर करें, क्योंकि ये मसला ईगो का नहीं है, ये मसला दुनिया के अमन का है। और इसमें तमाम जो ममालिक हैं, अमेरिका और ईरान को देखें तो वो इस पोजीशन में है कि अगर दोबारा जंग शुरू होती है तो महंगाई तो दोबारा बढ़ेगी और कौन इस जंग को बंद करवाएगा। और कोई, मैं समझता हूँ, अनरियलिस्टिक डिमांड्स भी नहीं होनी चाहिए। तो अगर तो सिर्फ ये देखा जाए कि टेबल पे, तो पाकिस्तान देखें, पाकिस्तान की जॉब है टेबल पे बिठाना, उम्मीद को जिंदा रखना, इससे ज्यादा पाकिस्तान तो कुछ नहीं कर सकता। बाकी दोनों मुल्कों की अपनी फॉरेन पॉलिसी है, दोनों मुल्कों के अपने नेशनल इंटरेस्ट हैं, लेकिन अगर इतने हाई स्टेक डिप्लोमेसी के अंदर अगर जो लीडरशिप है दोनों साइड पे किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पाती, तो मैं समझता हूं कि दुनिया इसको अप्रिशिएट नहीं करेगी। जो जो सिचुएशन जो आउट ऑफ इस हालात के बाद पैदा होगी जो। बिल्कुल। अच्छा, इसमें अभी देखा जाए तो एक तो यूएस के नेवल ब्लॉकेड के हवाले से ईरान के कंसर्न्स हैं और जाहिर बात है ईरान कहता है कि ये ब्लॉकेड हटता है तो इसे एक तरह से ईरान राउंड 2 जो है इस्लामाबाद टॉक्स का, उसके लिए प्री कंडीशन के तौर पर पेश कर रहा है। तो आपको लगता है कि यूएस को ये ब्लॉकेड हटा देना चाहिए? ईरान कहता है ये हमारे लिए ज़रा, हमें समझ में नहीं आती बात कि हम पूरी दुनिया के जहाज़ों को तो गुजरने दें आबनाए हुर्मत से, लेकिन हमारा कोई जहाज़ किसी बंदरगाह से ना गुजर सके हमारी। देखिए, अमेरिकन अगर ये समझते हैं कि वो एक प्रेशर टैक्टिक बिल्ड करेंगे, तो मैं समझता हूँ कि ये तो बैकफायर करेगी। और पर्टिकुलरली अगर आप ये कहते हैं जी कि ईरान के जहाज़ नहीं गुजर सकते, और ये आपको पता है जब इस्लामाबाद टॉक्स नाकाम हुई थी पिछली दफ़ा, तो तब उन्होंने ये अगले दिन किया था। तो मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ जो है ये पे बैक करेगी। ट्रंप साहब को चाहिए कि जो अगर कोई ईरान फेवर देता है तो उसको एक्सेप्ट करें और खुद भी फेवर दें, ताकि एटलीस्ट माहौल तो बने। जब जब बागची साहब ने ये कहा, रागची साहब ने, कि हम स्ट्रेट ऑफ हार्मुज खुली है, तो ट्रंप साहब ने उसके बदले उनको चाहिए था कि वो कहते जी कि हम भी ब्लॉकेड जो है वो हटा रहे हैं, तो माहौल बेहतर हो जाता। तो मेरा ख्याल है कि ये बड़ा अच्छा मौका है कि पाकिस्तान की, देखिए, जॉब ये है कि वो दोनों ममालिक को ये कहता है कि आप टेबल पे बैठे रहें, बात करें, और एक कंसेशंस लेके दे रहा है। तो मेरा ख्याल है कि इससे ज्यादा तो पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकता। बाकी दोनों साइड्स को चाहिए कि अपनी स्पेस, और अगर ईरान ने स्पेस दी है तो अमेरिकन लीडरशिप, इसको हम देखें, ये पब्लिक पोस्चरिंग होती है, जो लीडरशिप होती है वो
ये बताना चाहते हैं कि जनाब हम बड़े कामयाब हैं, इस वक़्त हमारी डिप्लोमेसी बड़ी, हम ताकतवर हैं। तो मेरा ख़्याल है कि ये चीज़ें जो हैं, ये काम नहीं करेंगी बिकॉज़ अभी सिचुएशन बहुत तेज़ी से बिगड़ सकती है, क्योंकि अगर अगले 2 दिन में किसी कंक्लूज़न पे ये नहीं पहुँचते, तो सीज़ फायर तो ख़त्म होने वाला है। बिल्कुल। अच्छा, इसमें एक और चीज़ ये भी है कि ज़ाहिर बात है, जिस तरह से आपने भी कहा कि इस अपॉर्चुनिटी से दोनों फ़रीक़ैन को फ़ायदा उठाना होगा और ये एक बड़ी यूनिक अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान के तवज्जुद से दोनों स्टेक होल्डर्स को मिल रही है और पीस का ये एक बड़ा अच्छा चांस है, क्योंकि अगर यहाँ से जंग की तरफ दोबारा गए तो जंग शायद पहले से भी ज़्यादा ख़तरनाक हो, क्योंकि इस मरतबा तो बराह रास्त बैठ के भी देख लिया होगा। तो ये बात आई गेस दोनों फरीक़ैन को पता है। डोंट यू थिंक कि दोनों ऑफ रैम्प ही चाहते हैं, लेकिन ये जो अभी ज़रा रेटरिक है ये अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए ज़्यादा है और इस डिप्लोमेसी के प्रोसेस से कम रिलेटेड है? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने, ये ऑफ रैम्प चाहते हैं, लेकिन सारा टाइम वो फ़ोकस उनका ये है कि हमें ये पता चले कि जनाब हमने बहुत कुछ कर लिया है। देखिए, अमेरिका ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पे हमले भी किए, उसके ऊपर हमला भी किया, टारगेट हज़ारों की तादाद में किया, सब कुछ किया। अब अगर ईरान जो है वो समझता है कि वो इससे इंटिमिडेट नहीं हुआ और वो समझते हैं कि हम आपसे जो है वो टेबल टॉक करेंगे और हम दोबारा जंग में जाने को तैयार हैं, तो देखें अमेरिकी सदर के ऊपर ज़्यादा प्रेशर है। उनके दोस्त, एलाइज़, पार्टनर्स भी उन्हें कह रहे हैं कि आपने ये गैर ज़रूरी जंग की है, वॉर ऑफ चॉइस है। तो मुझे लगता है कि अब मौका देना चाहिए कि जो कुछ उन्होंने वॉर के ज़रिए हासिल किया है, वो ज़रूरी नहीं वो ऑन ऑन टेबल भी वो चीज़ें उनको दोबारा मिलें। क्योंकि जो ईरान ऑफ़र कर रहा था वहाँ पे जिनीवा के अंदर, ज़रूरी नहीं अब वो ऑफ़र करे, क्योंकि ईरान के ऊपर जो डेटरेंस थी, वो आपने दिखाने की कोशिश की, वो उससे मुतासिर नहीं हुए। वो समझते हैं कि हम जंग तो आपसे कर रहे हैं, लेकिन हमें अब परवाह कोई नहीं है, हमारा जो नुकसान होना था हो गया, हमारे आयतुल्लाह की असैसिनेशन हो गई, हमारे आपने वैसे बहुत ज़्यादा हमले किए हैं, तो नुकसान तो उनका काफ़ी हो गया। तो मेरा ख़्याल है कि वो सारा कुछ अब अमेरिकन्स को देने को तैयार नहीं होंगे। तो इस चीज़ को भी समझना चाहिए, लेकिन अगर अमेरिकन ये समझते हैं कि नहीं, हमले भी हमने किए हैं, आपके न्यूक्लियर प्लांट्स भी ख़त्म कर दिए हैं, आप हमसे डील भी वो करें जो हम चाहते हैं, तो ये थोड़ी अनरियलिस्टिक सी ऑप्शन है, क्योंकि जो लोग इस वक़्त बैठे हुए हैं, उनके ऊपर ईरानी अवाम भी तो सवाल कर सकती है ना कि आयतुल्लाह की असैसिनेशन के बाद आपने क्या डील की है? या आपने अगर न्यूक्लियर प्रोग्राम को जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया है, तो आपने क्या दिया? तो उनके ऊपर भी काफ़ी प्रेशर है। जी। बिल्कुल। अच्छा, अब इसमें अगर हम देखें तो पाकिस्तान जो एक प्रपोज़ल पर भी काम कर रहा है, मल्टीपल इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट्स हैव ऑलरेडी रिपोर्टेड इट, उसमें एक विन विन सिचुएशन की बात हो रही है और होता भी ऐसा ही है। शायद अगर पीस डील की तरफ हम जाते हैं, उसके बाद दोनों फरीकैन जाकर यही कहें कि हम जीत गए। तो व्हाट डू यू थिंक कि ये जो दो तीन चीज़ों पे डेडलॉक है, यूरेनियम के हवाले से क्या दरमियान की राह हो सकती है जो हाईली एनरिच यूरेनियम है, नंबर वन। नंबर टू, स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ के हवाले से क्या बन सकता है, और इन दोनों चीज़ों में क्या प्रैक्टिकली भी अल्टीमेटली पाकिस्तान का कोई रोल हो सकता है बाद में? देखिए, सिंपल सी बात है कि स्ट्रेट ऑफ हार्मुज़ के हवाले से तो हम ये कह सकते हैं कि एक रीजनल फ्रेमवर्क जो है वो बिल्ड हो सकता है। क्योंकि ईरान समझता है कि उसके पास एक नया टूल आ गया है, और तो एक तो वो देखना है कि वो क्या चीज़ है, क्योंकि जो कुछ वहाँ माइन्स आ गई हैं, उन माइन्स की माइन स्वीपिंग कैसे करनी है, उनको उनको ठीक कैसे करना ट्रू। है। माइन स्वीपिंग मशीन्स चाहिए, पूरे का पूरा एक अपरेटस चाहिए, वो मशीनरी चाहिए, एक तो ये चीज़ है। दूसरा ये है कि ईरान ये समझता है कि अब हमारे पास एक लिवरेज आ गई है, उसको हमने यूटिलाइज़ करना है। दूसरा रही बात यूरेनियम के हवाले से, तो अगर तो वो ये कहते हैं जी मोरेटोरियम लगा दें, तो मोरेटोरियम तो एक चीज़ हो गई जिससे पता चलता है कि जी ठीक है, 5 साल, 10 साल, 15 साल कितना मोरेटोरियम है। जहाँ तक रहेगी बात एनरिच्ड यूरेनियम की, उसके ऊपर तो ईरानी मान ही नहीं रहे। वो कह रहे हैं कि नहीं, ये तो हमारी ऑनर है, इज़्ज़त है, ये हमारे नेशनल इंटरेस्ट कॉम्प्रोमाइज़ होगा उससे। तो मेरा ख़्याल है वो इस पे लगे हुए हैं कि ये एनरिच्ड यूरेनियम हम नहीं देंगे, मोरेटोरियम के ऊपर काम हो सकता है। और क्योंकि ईरान आईईए का मेंबर है, एनपीटी का मेंबर है, तो वो समझते हैं कि ये हमारा हक है कि ये सिविलियन न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को, हर मुल्क का हक है, तो हमें क्यों हक ये नहीं दिया जा रहा। तो मेरा ख्याल है उनकी इस बात में वजन तो ज़रूर मौजूद है। तो ईरान, अमेरिका की भी ऑप्शंस रियलिस्टिक होनी चाहिए। अगर ईरान इस चीज़ पे रेडी है कि एनरिच्ड यूरेनियम को डाउन ब्लेंड कर देते हैं आईईए के वॉचडॉग के अंदर के तहत,
तो मेरा ख्याल है ये बड़ी एक रियलिस्टिक सी चीज़ है। ये तो ईरानियंस जो हैं वो 2016 में भी ऑफ़र नहीं कर रहे थे, लेकिन स्टिल हमें कोई पता नहीं है कि ईरान ने इस्लामाबाद टॉक्स में क्या ऑफ़र किया था और अब क्या चीज़ें जो है वो ऑफ़र कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि जो जेडी वैंस ने प्रपोज़ल यहाँ दिया था, उसको आई थिंक ईरानियंस नहीं माने और एक नया प्रपोज़ल जब फील्ड मार्शल ईरान गए थे, तो नया प्रपोज़ल ईरान के सामने आया था। तो मेरा ख्याल है उसके ऊपर शायद कोई बात हो या कुछ सॉल्यूशन जो है वो होगा, लेकिन वो प्रपोज़ल नहीं है, जो जेडी वैंस ने इस्लामाबाद में दिया था। कोई नया प्रपोज़ल है जिसके ऊपर काम जो है वो ज़रूर हो रहा है। राइट, ये वो प्रपोजल, क्योंकि जेडी वांस तो कह के गए थे मैं टेबल पे रख के गया हूँ, टेक इट और लीव इट, लेकिन उसमें भी अमेरिका ने कुछ शायद मजीद कंसेशंस दी हों। अच्छा चीमा साहब, इसमें एक और चीज़ है, अगर हम पोस्ट वॉर सिनेरियो को ज़रा ऑब्जर्व करें, क्योंकि अभी तो ये हम इफ्स एंड बट्स पे चल रहे हैं, लेकिन ये जंग कभी ना कभी तो ख़त्म होनी है। ईरान ने बहुत कुछ लूज़ किया, बट वो कहते हैं कि ईरान के पास तो देयर वाज नथिंग टू लूज़। आपको क्या लगता है कि अल्टीमेटली इस जंग का जब मौर्रिख तारीख लिखेगा, लूज़र कौन होगा, अमरीका होगा या ईरान? क्योंकि देखें, अमेरिका कि नेटो में भी दरार पड़ गई, मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ ने ये रियलाइज़ कर लिया कि यूएस सिक्योरिटी गारंटीज़ ना काफ़ी हैं, अमेरिका में बचा नहीं सकता। ट्रंप की अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स जो है वो भी जेपरडाइज हो गई। सो नुकसान तो ईरान का भी हुआ, लेकिन अमेरिका का भी देखा जाए तो कम नुकसान नहीं हुआ। देखिए, अमेरिकन्स ने जंग शुरू करके वो ईरान जो सब कुछ देने को तैयार था, उसको भी वो भी एक अपनी डिटरेंस ख़त्म की। मिडल ईस्ट के जो ममालिक हैं, वो भी अब सोच रहे हैं कि हमारे यहाँ पे मिलिट्री बेसिस नहीं होनी चाहिए। नेटो की जो दरार थी, वो भी पड़ गई। इवन के मैं ट्रम्प साहब कहते रहे कि आएँ यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ हार्मुज़ खिलवाएँ, कोई खिलवाने नहीं आया। तो मेरा ख़्याल है कि जो अमेरिका की ये जो इल्लिबरल किस्म की पॉलिटिक्स है या फॉरेन पॉलिसी है, जिसको अमेरिकन्स जो हैं वो कहते हैं प्रैग्मैटिक रियलिज्म है और दुनिया कहती है ये आइसोलेशनिज्म है या ये जो कर रहे हैं, ये मुझे लगता है कि ट्रम्प साहब को तो शायद नहीं इस चीज़ का पता चलेगा, क्योंकि उनकी फॉरेन पॉलिसी ऐसी थी, या वो सोच के ये आए थे मैंने ये करना है, और उनका जो पर्सपेक्टिव है कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन मैंने इस तरह बनाना है। तो मुझे लगता है कि लेकिन जो बाद में आने वाले होंगे वो ज़रूर कहेंगे कि अमेरिका को दुनिया में आइसोलेट किया गया है। ये सारी बात है कि मौक़िफ़ ज़रूर है। और अगर आपको याद हो, जब बाइडेन साहब 2021 में प्रेज़िडेंट बने थे, तो तब भी उन्होंने कहा था कि अमेरिका इज़ बैक। और यूरोपियंस बड़े परेशान हैं। एक तो ज़ाहिर बात है रशिया की जंग की वजह से उनकी एनर्जी एक्सेस नहीं है, फिर नेटो का बजट बढ़ा दिया गया, फिर अभी भी उनकी एनर्जी कॉस्ट महँगी हो गई है इस जंग की वजह से, उनके ऊपर वैसे भी टैरिफ हैं। रशिया यूक्रेन जंग भी कोई जो है वो रास्ता इख्तियार नहीं कर रही, तो वो खुद बड़े परेशान हैं कि ये उनके साथ हुआ क्या है। तो मतलब बहुत, जिसे कहते हैं पंजाबी कहते हैं, काफ़ी भंन-त्रोड़ हुई। हाँ, काफ़ी पंतरोड़ है, बिल्कुल। ये एक बिल्कुल मैं समझता हूँ बड़े अच्छे तरीके से अगर देखा जाए तो इसे एनालाइज़ किया आपने। अभी अगर हम इस जंग के अलावा मिडिल ईस्ट को देखते हैं, तो मिडिल ईस्ट को आप किस तरह से देखेंगे पोस्ट वॉर? क्योंकि देखिए, सऊदी अरब ने भी पिछले साल जो हमारे साथ एसएमडीए किया, वो कतर पे इसराइली स्ट्राइक्स के बाद किया। अब शायद कतर भी इंटरेस्टेड है पाकिस्तान के साथ कोई एग्रीमेंट, डिफेंस डील या कोई इस तरह का मुआहदा। तो आपको लगता है कि अब जो अरब्स हैं वो भी कम रिलाई करना शुरू करेंगे? वो जैसे शहजादा फैसल बिन फरहान ने कहा कि द एरा ऑफ डिपेंडेंसी इज़ ओवर, तो उसे भी लोग यूएस के कॉन्टेक्स्ट में कह रहे थे। तो मिडिल ईस्ट ऑर्डर डू यू थिंक कि बदलेगा, और अमेरिका का जो इन्फ्लुएंस है वो आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि ओवरनाइट तो नहीं हो सकता, आहिस्ता आहिस्ता कम होता नजर आएगा आपको? मुझे नहीं लगता कि अमेरिका का इन्फ्लुएंस मिडल ईस्ट में कम होगा और ये ममालिक अमेरिका से पीछे हटेंगे, बल्कि यूएई की तो आप सुने, तो वो तो कह रहे हैं कि हम डबल डाउन करेंगे अपना कोऑपरेशन ईरान अमेरिका के साथ। तो लगता नहीं है। लेकिन जारी बात है कि अमेरिकन जो हैं वो, उनके अलावा और कौन मुल्क है जो ये कैपेबिलिटी रखता है मिडल ईस्ट के अंदर चीज़ें मेक और ब्रेक करने की। तो लेकिन लगता नहीं है कि ये जो मुल्क हैं, लेकिन मल्टीपल चॉइसेस पे जा सकते हैं, मल्टीपल ऑप्शंस की तरफ ये ममालिक जा सकते हैं। जैसे आपने सऊदी अरब का बताया कि वो एसएमडीए कर रहे हैं, या इन द मिडल ऑफ वॉर यूक्रेन जो है उसने आके इनको बताया कि कैसे सस्ते जो काउंटर ड्रोन टेक्नोलॉजी के ऊपर बात की उन्होंने आके। तो मेरा ख्याल है अमेरिका के साथ वो अपना कोऑपरेशन को थोड़ा शायद लो नीचे ज़रूर करेंगे, लेकिन एट द सेम टाइम वो मल्टीपल और ऑप्शंस की तरफ जो है वो भी जाएँगे।
बिल्कुल, ये एक रियलिस्टिक अप्रोच भी लगती है। अच्छा, अब पाकिस्तान के अगर हम रोल को देखें तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान अब इस अपॉर्चुनिटी से कैसे फ़ायदा उठा सकता है? वी आर एट द सेंटर स्टेज। इस्लामाबाद जो है वो पूरी दुनिया के लिए मरकज़ निगाह अभी भी बना हुआ है और पूरी दुनिया सिर्फ पाकिस्तान की, इस्लामाबाद की बात कर रही है। दोबारा से मेला सजने जा रहा है। दुनिया की नज़रें तो हम पर आ गई, लेकिन अब इसे पाकिस्तान के अवाम के लिए किस तरह से बेहतरी इसमें लाई जा सकती है? डू यू थिंक वी वुड बी अट्रैक्टिंग इन्वेस्टमेंट और इस तरह की कोई अपॉर्चुनिटीज़, और क्या उन्हें हम सीज कर सकेंगे, अपॉर्चुनिटीज़ से फ़ायदा उठा सकेंगे? देखिए, ये बड़ी इम्पोर्टेंट सवाल है। जब अमेरिका 2002 में वॉर एंड टेरर लड़ने आया और 2021 में गया, तो उस सारे रिलेशन को हम सिक्योरिटी से इकोनॉमी में वो ट्रांसफॉर्म नहीं कर सके। चाइनीज़ के साथ भी सी पैक भी जो था, वो भी हम कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर सके। तो ये इम्पोर्टेंट सवाल है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट मोमेंट है हमारे लिए, लेकिन अभी तो दुनिया हमारे बारे में अपनी इम्प्रेशंस अपडेट कर रहे हैं। हमें एफपैक के लेंस में भी नहीं देख रहे, हमें एक इंडिपेंडेंट लेंस से देख रहे हैं। हमें दोबारा इंडिया पाकिस्तान के फ्रेमवर्क में दुनिया में देखा जा रहा है और ट्रंप साहब ने उस पर बड़ा काम किया और बड़ा किया है। लेकिन सवाल ये है कि क्या हम भी कुछ कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? हमारी एग्जैक्टली। इकोनॉमी, ये सारी चीज़ें हैं। मतलब मुझे लगता है कि ये बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ेगी। फिर हमारी अपनी पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी भी है। अभी तो उससे तवज्जो हटी हुई है बिकॉज़ फॉरेन पॉलिसी पे ज़्यादा काम हो रहा है। तो हमारे अपने यहाँ पे जो बहुत सारी चीज़ें करने वाली हैं, मेरा ख़्याल है वो जो हम एक लफ्ज़ बोलते हैं ना, होल ऑफ़ द नेशन अप्रोच, कौम की डायरेक्शन बदलने की ज़रूरत है और वो तभी बदली जा सकती है अगर हम इस चीज़ पे राज़ी हो जाएँ और समझ जाएँ कि अब ये ऐसे नहीं चल सकता जैसे पहले था। बिल्कुल, और इसमें पाकिस्तान को ज़ाहिर बात है ज़रा पॉलिसीज़ को भी अपनी बदलना होगा। जो ब्यूरोक्रेटिक हमारे हर्डल्स हैं, SIFC भी शायद इसीलिए बनी थी और अब उसे भी ज़रा एक्टिव करके अगर कोई इन्वेस्टमेंट्स आती हैं तो उन्हें बेहतर करना होगा। सेकेंडली, देयर इज़ न्यूज़ के एक मुस्लिम अलायंस बन सकता है। इस मुस्लिम अलायंस की, जैसे इसमें तुर्की, इवन स्टेप की बात हो रही है, सऊदी अरेबिया, तुर्की, इजिप्ट एंड पाकिस्तान। तो एक रीजनल प्लेटफॉर्म बनता हुआ आपको नज़र आ रहा है किसी न किसी कॉन्टेक्स्ट में? मुझे तो नहीं नज़र आ रहा है, ओके। लेकिन ऑब्वियसली कोशिश होती है। ममालिक जो हैं वो सोच रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं, लेकिन लार्जली कोई लगता नहीं है कोई रीजनल फ्रेमवर्क बहुत बड़ा बनेगा। मुझे नहीं नज़र आता। लेकिन क्योंकि देखिए, पाकिस्तान सऊदी अरब का जो दिफाई एग्रीमेंट है ना, वो बहुत बड़ा है। लेकिन एक चीज़ है कि पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की और इजिप्ट, ये चारों के चारों जो मुल्क हैं, ये अमेरिका के बहुत करीब हैं। तो ये एक कॉमनैलिटी इन चारों के अंदर है। लेकिन तुर्की ऑलरेडी पार्ट ऑफ नेटो है, इजिप्ट इज़ ऑलरेडी एक और डायमेंशन में है, इज़राइल के भी वो करीब हैं, उनकी अच्छा उनका ताल्लुक है, वो रिकॉग्नाइज़ करते हैं। तो हम इसमें मेरा ख़्याल है कि अभी इसको थोड़ा टाइम देना चाहिए, लेकिन इतनी कोई जल्दी नज़र नहीं आ रही कि पाकिस्तान जो है वो कोई एक नया फ्रेमवर्क बनने जा रहा है शायद। बिल्कुल। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन कराम, इस वक्त अनसर्टेनिटी है, गैर यकीनी की सी सूरत हाल है। इस्लामाबाद टॉक्स के राउंड 2 में आखिर क्या होगा, इस पर भी बात हो रही है। क्या अमेरिका अपना नेवल ब्लॉकेड ख़त्म करेगा? क्या ईरान इस्लामाबाद आने की हामी भरेगा? ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसी पर बात करने के लिए प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर जुल्फ़िकार काज़मी, माहिर हैं बैनुल-अक़वामी उमूर के, और हमें ज्वाइन कर रहे हैं वाइस एडमिरल अहमद सईद साहब, मैरी टाइम एक्सपर्ट हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले एडमिरल साहब, आपकी जानिब आऊँगा। ईरान ने अबनाए हुर्मुज़ खोलने का ऐलान किया, एक बहुत बड़ा जेस्चर, एक बहुत बड़ा ऐलान था, लेकिन अमेरिका ने ईरान का नेवल ब्लॉकेड जारी रखने का कहा। अब ईरान कहता है कि भाई सेंस ही नहीं बनती, हम पूरी दुनिया को गुजरने का रास्ता दे दें, लेकिन आप हमारे किसी बंदरगाह पर, किसी पोर्ट पर किसी को भी ना गुजरने दें। तो उसके बाद जो अब कल का इंसिडेंट है जिसमें ईरान के एक बहरी जहाज को कब्जे में लिया, इसे आप किस तरह से देखते हैं? अमेरिका आखिर सोच क्या रहा है? क्योंकि अमेरिका जंग से निकलना भी चाहता है, लेकिन मसल्स भी फ्लेक्स करने का यही तरीका अमेरिका के पास है। जी मखदूम साहब, बड़ी दिलचस्प सिचुएशन डेवलप हो रही है। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के ऊपर जब हमने लास्ट टाइम भी बात की थी कि ईरान के लिए ये उनकी मुल्की सालमियत के हवाले से एक बहुत बड़ा एक
आप ये कह लें कि एक बहुत बड़ा एक अहम कदम है कि उसको वो कैसे रेगुलेट करें। तो जब ईरान ने एक गुडविल जेस्चर के तहत उन्होंने स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खोला, तो उसी दिन आपके टेलीविजन पे ये बात हो रही थी और मैंने ये बात की थी कि उसमें एक चीज है जो उन्होंने रेगुलेटेड कॉरिडोर की बात की है। तो बेसिकली रेगुलेटेड कॉरिडोर जो था वो उनके अपने पानियों के तरफ से था, और उसमें एक हिकमत भी थी, और आप ये कह लें कि एक सीक्वेंस भी था। हिकमत ये थी कि चूंकि जो मेन पानी है, जो मेन बीच में से जो ट्रैफिक सेपरेशन स्कीम है जो इंटरनेशनल वाटर्स की है, जिसमें से पहले शिप्स जाते थे, वो तो माइन की हुई है। तो अब माइनिंग को साफ करने में बहुत वक्त लगता है, इतना जल्दी होता नहीं है। तो उन्होंने जो इंटरनेशनल शिपिंग को उन्होंने इसके लिए कॉरिडोर मुहैया कर दिया, लेकिन उसको फिर मिस इंटरप्रेट किया गया अमेरिका की तरफ से, और उन्होंने फिर ये ब्लॉकेट की बात कर दी। तो मेरे ख्याल में ये इस तरह की चीजें जो है ना, ये इश्यूज को कॉम्प्लिकेट कर रही हैं। लेकिन ये है कि कल का जो सान्या हुआ है कि जिसमें उन्होंने ईरानी शिप को उन्होंने चेक करने के लिए उन्होंने उसको रोका, तो ये जो सिलसिला है ये इंटरनेशनल जो रूल्स हैं उसके मुताबिक नहीं है। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी में जब आप ब्लॉकेट करते हैं तो वो इम्पार्शियल होता है। जब आप किसी एक मुल्क को टारगेट करना शुरू करें तो वो ब्लॉकेट की जो सेंटिटी है वो ठीक नहीं रहती। राइट। तो मेरे ख्याल में अभी जो आगे चल के इसको थोड़ा सा देखना ये होगा कि अमेरिका को ज्यादा बेहतर विजडम की तरफ जाना पड़ेगा, और ये अ, जो आप कह लें कि सोशल मीडिया वॉरफेयर का एक उन्होंने सिलसिला शुरू किया हुआ है, उसको थोड़ा सा काम डाउन करना पड़ेगा, और रियल जो डिप्लोमेसी है या रियल पॉलिटिका है उसकी तरफ आके उनको ये बातचीत करनी पड़ेगी। और उसमें बहुत ऐसा इकदाम होगा कि अगर विद इन नेक्स्ट फ्यू आवर्स अगर अमेरिका ब्लॉकेट को खत्म कर दे, तो मेरे ख्याल है ये एक बहुत बड़ा एक जेस्चर होगा अमेरिकन साइड से भी कि वी वांट टू गो हेड एंड वी वांट टू सिट टुगेदर एंड डिसाइड दिस। बिल्कुल, पॉइंट आ गया आपका। डॉक्टर साहब, आपकी जानिब आऊँगा। इस वक्त सिचुएशन जो बन चुकी है उसे आप किस तरह से एनालाइज करते हैं कि दोनों साइड्स मुज़ाकरात तो चाहती हैं, लेकिन यूं लग रहा है कि ईरान भी पोजीशन ऑफ वीकनेस का तासुर नहीं देना चाहता, कि कहीं ये तासुर ना आ जाए या कहीं कोई ऐसा नैरेटिव ना बन जाए। तो इस वक्त आपको लगता है कि कुछ मस्बत निकल सकेगा, क्योंकि वक्त बहुत तेज़ी से निकल रहा है, सीज़ फायर की जो डेडलाइन है वो ख़त्म हो रही है, हालात मेक और ब्रेक मोमेंट पे है, यहाँ से या तो कुछ बेहतर होना है या फिर पहले से भी ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, गॉड फॉरबिड। देखिए, मतलब और मकसद तो निकालना होगा, इसलिए कि इस जगह पे जहाँ पे मुज़ाकरात आके रुक गए, उसमें जो इब्तदाई तौर पे कुछ चीज़ें, एक अंडरस्टैंडिंग जो पैदा हुई थी, और वो निकात जिन पे कदरे इत्तफाक होता हुआ नजर आया, और उसका इजहार जो है वो आपने इंटरनेशनल मीडिया के अंदर भी देखा कि किस तरह से दोनों मुल्क जो हैं वो अपने तौर पे एक दूसरे के नुक्ता नज़र को समझ रहे हैं। लेकिन जानने की कोशिश है इस वक्त जो है कि सिचुएशन इज वेरी क्रिटिकल नाउ, और इसका आगाज कैसे हुआ है। आगाज ये जो 2 दिनों से जो सिलसिला शुरू हुआ है, उसमें बड़ा एक अजीब सा एक मरहला आ गया कि वो मुज़ाकरात जो हम अपने तौर पे समझते थे कि नहीं जी, दोनों फरीक जो हैं वो बैठ के तो अब तमाम तर चीज़ों को उस जानिब शुरू करेंगे कि जो जिससे एक नतीजा खेज सिलसिला जो हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। उसकी वजूहात यकीनन कुछ तो अपने अपने तौर पे हर फरीक जो है, दोनों फरीक जो है वो अपने अपने नुक्ता नज़र पे डटे हुए। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बुनियादी तौर पे जो इक़दाम किया वो उनको रोकने का, नाकाबंदियों का, और इस समुद्री शाहराह को जिसको ईरान अपनी एक तिजारती शाहराह नहीं बल्कि अपनी तिजारती शहरत कहता है उसको, तो इस बुनियाद पे ज़ाहिर है कि उन्होंने तो एक गेस्चर दिया था, उसको खोल दिया था। लेकिन उसके बाद अमेरिका का रद्द-ए-अमल जो है ना, उसके जवाब में ईरान ने ये सूरत हाल जो है वो लोगों के सामने भी रखी, और उनके हाँ ये भी आप देखिए कि उनके नुक्ता नज़र को डेवलप करने में जहाँ सियासी मामलात का और अस्करी मामलात का है, वो ये भी देख रहे हैं कि टेक्निकली इस चीज़ को किस तरीके से हैंडल किया जा सकता है। मैं ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ कि मुज़ाकरात के इस अमल को नतीजा ख़ुश होने के लिए उन तमाम अवामिल को साथ साथ रखना होगा। इसमें ये 2 मुल्कों का मौक़िफ़ ही नहीं है,
बल्कि ये एक नुक्ता नज़र जो है वो दुनिया के अमन और उसकी सलामती के लिए बहुत अहम है। मुज़ाकरात रुके हुए, और मैं समझता हूँ कि इसमें ये तातुल जो है वो खत्म हो सकता है और खत्म हो जाएगा कभी। इसलिए कि बाज़-औक़ात आपको लगता है कि सूरत हाल बड़ी क्रिटिकल हो गई है, जिसका आपने कहा कि सूरत हाल तो बहुत इस वक्त अजीब है, क्रिटिकल है, यकीनन ऐसा ही है। इसलिए कि ईरान की जानिब से इस वक्त जो है वो एक सख्त हीर रवैया इख्तियार करना, और ये सख्ती जो है बुनियादी तौर पर ये मुज़ाकरात के अमल को कहीं नुकसान पहुंचा सकती है। ईरान को अब जिम्मेदाराना रवैया इख्तियार करना होगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बयानात और बयानात के साथ साथ जो तज़ादात जो हैं वो तो अपनी जगह पे एक हकीकत है, इसमें कोई शुबा नहीं। लेकिन अमेरिका यकीनन ये चाहता है कि ये मुज़ाकरात जो हैं अब किसी खत्मी नतीजे पे पहुंचने चाहिए और एक और हो जाना चाहिए। और दुनिया भी उस हवाले से बड़ी ऑप्टिमिस्टिक नजर आई। लेकिन इस मरहले में कहीं इस कदर सूरत हाल को फ्रिजाइल कर दिया, इस कदर नाजुक कर दिया कि उस पर कोई आप तजिया देते हुए दोनों चीज़ों का ख्याल रखते हैं कि अगर खुदा न खास्ता ये कंटिन्यू नहीं हो पाता तो सूरत हाल क्या होगी। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि इसका हल सिर्फ और सिर्फ यही है कि दोनों फरीक जो है वो जिम्मेदारी का मुजाहरा करें। और जिम्मेदारी ये नहीं, उसमें सेंसिटिविटी अपनी जगह है। ईरान अपने तौर पर ये समझता है कि उसके नुकसानात, और इसमें नुकसानात वो अपने समझते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि इसमें अमेरिका के नुकसान हैं, दुनिया की मईशत के नुकसान क्या हैं। अमेरिका ये चाहता है, और अमेरिका बाज़-औक़ात आपको ये भी कहते हुए नजर आया है सदर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं कि ईरान हर सूरत में मुआहदा चाहता है। अगर वो इतने ऑप्टिमिस्टिक थे तो उन्हें चाहिए था कि मुज़ाकरात के इस अमल के दौरान इस ख्याल को वो और मुहकम बनाते और इसको ये कह लें कि एक कॉन्क्रीट करते, और एक ऐसा अमल शुरू हो जाता कि जिससे दोनों फरीक जो है वो बैठ जाते, और दोनों फरीक के बैठने से नतीजा बैकडोर डिप्लोमेसी वो अब भी हो रही बिल्कुल है। आज की तारीख में जो सुनने में और समझने में चीजें आ रही हैं उसमें यह कि पाकिस्तान बहस मीडिएटर थे और इस फैसिलिटेटर थे, और एक ईरान के साथ उनके वो रवाबित जो है वो बड़े बरादराना रवाबित हैं। अमेरिका के साथ आप इल्म में है कि जितने अच्छे ताल्लुकात हमारी पाक अमेरिका ताल्लुकात के हवाले से इस मरहले पे हुए, हाँ वो किसी स्ट्रेटेजी की बुनियाद पे हैं, हाँ वो किसी कुछ मफादात जो हैं उसकी बुनियाद पे हैं, और हमेशा मफादात की बुनियाद पे होते हैं तो पाकिस्तान और अमेरिका के साथ। तो लिहाजा पाकिस्तान ने इस सूरत हाल को समझते हुए इनको जब, अब ये बातें अगरचे पुरानी हो चुकी हैं, लेकिन चूंकि उन चीज़ों का हवाला देना बहुत लाजिम होता है कि पाकिस्तान पे ट्रस्ट किया गया, और उसके नतीजे में ये हुआ कि कहीं अगर थोड़ी बहुत ऐसी फ्रिक्शन मौजूद थी, ऐसे गैस मौजूद थे, तो उसको दूर करने के लिए फील्ड मार्शल जो है वो खुद ईरान के दौरे कर गए। उन्होंने उनकी क़यादत से लेके उन तमाम उमूर को जानने की कोशिश की कि जहां कहीं मुआहदे में कहीं कोई ऐसी चीज पैदा हो सकती है कि मुआहदा ना हो पाए या होने में दिक्कत है। तो उसके लिए वो उनको बताते रहे कि ये आपके लिए कितना जरूरी है, अमेरिका के लिए कितना जरूरी है, इस खित्ते के लिए कितना जरूरी है। गल्फ रियासतें जो है उनके मफादात जो है वो इस मुआहदे के साथ क्या है, और दुनिया का अमन जो है जिसको हम कहते हैं कि जी हमने तीसरी जंग को रोक दिया, बिल्लाशुबह ऐसे ही। इसी तरह वज़ीर आज़म का देखिए, उनके तमाम तर दौरे जो हैं एक मुख्तसर दौरानिए में उन्होंने इतने ममालिक के दौरे किए, और अपने तमाम उन जो हलीफ जो हैं अमेरिका के, उनको भी एतमाद में लेने की कोशिश की, अपना असर नफूज इस्तेमाल करने की कोशिश की, और उनको ये अंडरस्टैंडिंग दी कि आपके लिए मुआहदा कितना अहम है। दरअसल दुनिया को ये जान लेना चाहिए कि इस वक्त मुज़ाकरात अगरचे रुके हुए, बैकडोर डिप्लोमेसी यकीनन जारी है, और इस बैकडोर डिप्लोमेसी के बाद मैं ये समझता हूँ कि एक ऐलान जल्द होने वाला है ईरान की जानिब से, और वो ये कहेंगे कि हमारे हैं, लेकिन कुछ तहफ़्फ़ुज़ात के साथ, खदशात के साथ, और कुछ उन चीज़ों के साथ जो पहले शायद नहीं थी। उसमें वो असरेलो जो है वो इस बात पे लोगों की तवज्जो भी चाहेंगे कि नहीं जी, अमेरिका ने हमें पहले भी 28 फरवरी को जो कुछ हुआ था उसमें मुज़ाकरात को तो उसके बाद वो इन चीज़ों पे वो कहेंगे। तो ईरान का रवैया अपने तौर से तस्वीर है, उसमें नरमी पैदा करने की ज़रूरत है। इसलिए नरमी पैदा करने की ज़रूरत है कि जितने नुकसानात हो गए आज की तारीख में, अगर आप देखें तो आपने देखा कि वहाँ पे लेबनान के अंदर एक अस्पताल पे अटैक हुआ है,
और ये सूरत हाल ऐसी है। बल्कि ईरान के अंदर एक अस्पताल पे अटैक हुआ। अभी मैं देख रहा था रेड क्रिसेंट की एक फुटेज जो है, वो एक गैर मुल्की मीडिया जो है, मतलब एक इंटरनेशनल मीडिया जो है, उस पर मैं देख रहा था। तो मैं अपने इन कि अगर ये सूरत हाल, तो उसमें तो लाजिम व मलजूम बात है कि कोई मुआहदा हो जाना चाहिए, और मुआहदा पक्का होना चाहिए। मुआहदा कॉन्फ्लिक्ट बुनियादों पर होना चाहिए। मुआहदा अफ़हाम तफ़हीम की बुनियाद पर होना चाहिए। और मुआहदा ऐसा हो कि जिससे वो सूरत हाल लोगों को नजर आए कि लोग ये समझें कि इस मुआहदे की वजह से दुनिया का अमन जो है वो बहाल हो जाए। ये एक मुश्किल सूरत हाल, इसमें बिल्कुल आपने जो प्रियम्बल दिया अभी, मैं उससे मुत्तफिक हूँ कि सूरत हाल बहुत क्रिटिकल है। लेकिन इस क्रिटिकल सूरत हाल से निकलने के लिए अमेरिका की जिम्मेदारी इसलिए ज्यादा है कि वो अपने आप को जो कुछ कहता है, मिसाल के तौर पर ये कहते हैं कि ईरानी मुआहदा करना चाहते हैं, और अगर वो चाहते हैं तो ईरानियों ने क्यों ये रद्द-ए-अमल दिया। इसके अंदर एक बारीक लाइन मौजूद है, और मैं देख रहा था वो बारीक लाइन ये है कि मीडिया पे भी उसको पोर्ट्रेट किया गया कि वी हैव बीन डिसीव्ड सेवरल टाइम्स। तो ये अगर ये सूरत हाल, तो ईरान के उस मौक़िफ़ को जानने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। बिल्कुल। और मुज़ाकरात जो हैं, मेरी दानिश में, क्योंकि इस सारे अमल को दुनिया में जो सिलसिला मुख्तलिफ औक़ात पे कौमों के माबैन होता है, देखते हुए मैं अपने तौर पे ये समझता हूँ कि वी हैव टू बी ऑप्टिमिस्टिक कि ये बिल्कुल। मुआहदा हो जाएगा। लेकिन इसमें हमें ये भी सोचना है कि इस मुआहदे को होते हुए जब देखें, और इसके सारे अमल में हम क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। कंट्रीब्यूशन हमारी जानिब से ये हो सकता है कि दोनों भाई जो हैं उनके बारे में अपनी आरा को मुतवाज़न बनाएं, बिल्कुल। और उसके साथ साथ उस तमाम एजेंडे को कहीं सपोर्ट करने की कोशिश करें जो दोनों मुल्क जो हैं वो आपस में कहीं डिस्कस तो कर चुके हैं। कुछ इख्तलाफात हैं, और उन तनाज़ात इख्तलाफात को खत्म करने की जरूरत है। बिल्कुल, तो ये मेरा ख़त्म दाती ख्याल करने ये है की कि मुआहदा हो बहुत जाए। ज़रूरत है। आपका पॉइंट आ गया डॉक्टर साहब। मैं वाइस एडमिरल अहमद सईद साहब आपकी जानिब आऊँगा। आपको क्या लगता है कि डिस्पाइट द रेट्रिक, और जिस तरह से डॉक्टर साहब भी अभी जिक्र कर रहे थे, इम्कानात यही ज़ाहिर किए जा रहे हैं कि पाकिस्तान विल मैनेज टू पुल दिस ऑफ। इस वक्त जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, जारी बात है दोनों फरीक़ैन ऑफ रैम चाहते हैं। आपको लगता है कि बिलाखिर ये सीज़ फायर एक्सटेंड, या फिर कोई MOU, या फिर अल्टीमेटली अकॉर्ड जो है, इस सारे रेट्रिक, इस सारे प्रॉब्लम जो एक कॉन्फ्लिक्ट सा चल रहा है, इसके बावजूद हो पाएगा? जी, इसको अगर आप अभी रिसेंट सिनेरियो के अंदर देखें, जिसके अंदर प्रेसिडेंट शी का स्पेशल मैसेज आया जिस पे उन्होंने सफारतकारी पे जोर दिया, फिर उन्होंने MBS को फ़ोन किया, वहाँ पे भी यही बात हुई। अभी कुछ देर पहले रशियन फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से इसी तरह का बयान आया। तो उस हवाले से देखें तो जितने भी मुल्क के जो बैनुल अक़वामी ममालिक हैं या इदारे हैं, वो सब के सब इस चीज़ पे मरकूज़ हैं कि अभी सफारतकारी को और डिप्लोमेसी को आगे लेके चलना चाहिए। और मेरे ख्याल में जो बैकएंड पे जो मटेरियल प्रेपरेशंस हैं, या जो अभी हम देख रहे हैं कि कल सुबह इंशाल्लाह जो अमेरिकन इंटवाज है वो भी पहुंच जाएगा, और उसको सुनने में आ रहा है कि JD वैंस साहब खुद तशरीफ ला रहे हैं। और इसके अलावा अगरचे इस इंसिडेंट के फौरन बाद कुछ ऐसी बातें ज़रूर हुई कि ईरान ने आने से इनकार कर दिया, लेकिन बाद में उनकी क्लैरिफिकेशन आ गई है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि हम आने का इनकार नहीं हुआ, लेकिन ये अभी हमने डिसाइड नहीं किया। उसमें तो फ़िलहाल ये भी सारी है, चीज़ें, उसमें और वो प्लस फ़िलहाल अभी भी है हमारे जो जी कि उन्होंने फ़िलहाल का हाँ, लफ्ज़ यूज़ फिलहाल किया, की सो बात फार। उन्होंने की है। जी जी, और उसके साथ अभी जैसे इंटीरियर मिनिस्टर साहब की मुलाकातें हुई हैं दोनों सुफरा के साथ, जो अमेरिकन हैं और ईरानियन हैं, और उसके ऊपर उन्होंने जो इंतजामात है उसके बारे में बातचीत की हुई है। तो ये सारे इंडिकेटर तो अपनी जगह बड़े होपफुल हैं, और ये उस तरफ हमें उम्मीद लेके आ रहे हैं कि कम से कम जो दूसरा जो डायलॉग का एक सिलसिला है वो इंशाल्लाह शुरू होगा। बाकी दिन यकीनन कम रह गए हैं, तो मेरे ख्याल में जब एतमाद की फ़ज़ा बहाल होती है, साथ साथ बैठ के जब बात करते हैं, तो वो जो टाइम है वो तो एक्सटेंड हो जाएगा, उसमें बात इतनी नहीं है। लेकिन जो ज़िमनी चीज़ें जिनके ऊपर शायद बातचीत है, वो यकीनी सी बात है कि जो ईरान का यूरेनियम अफसुदगी के बारे में जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उसके ऊपर जो मैकेनिज़्म बनाना है,
वो है। उसके बाद जो ज़ाहिर है इनके जो नुकसानात हुए हैं उसके ऊपर भी एक सिस्टम को लेके आना पड़ेगा, और उसके साथ साथ स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को जो एक बैनुल कसीरी, मैं ये कहूँगा कि एक निज़ाम बनाना पड़ेगा जिसके तहत जो ईरान के तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो भी उसके अंदर डालने पड़ेंगे। तो ये वो बेसिकली अभी मेरी नज़र में तो उन मैकेनिज़म्स के ऊपर जो बातचीत है और उसमें जो ज़िमनी चीज़ें जिनको तय करना है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जो अदम एतमाद की जो फ़ज़ा ईरान और अमेरिका के दरमियान आ चुकी जी। है और वो ज़्यादा अमेरिका के खिलाफ है ईरान की तरफ से, उसको स्ट्रेंथन करना है कुछ ऐसे मैकेनिज्म्स और एश्योरेंसेस के सिस्टम्स बना के, जिसमें कि आने वाले दिनों में ये चीज़ कोई भी मुल्क उसमें से निकल ना सके। तो मेरे ख्याल में तो पहली दफ़ा है कि ये एक ग्लोबल पावर जो है वो एक ऐसे निज़ाम के तहत वापस लाई जा रही है जहाँ पे वो अकाउंटेबल हो रही है, उसका एहतसाब भी हो रहा है साथ-साथ। ये ऐसा नहीं है कि अब आप आए वेनेज़ुएला में करके निकल गए और तालियाँ बजा ली और उसके बाद आपने झंडे गाड़ दिए फ़तह के। तो यहाँ पे जो भी तबाही हुई है, जो भी मासूम बच्चों की जानें गई हैं स्कूल के हवाले से, इंफ्रास्ट्रक्चर जो जितना डिस्ट्रॉय हुआ है, ये सब के सब अभी उस एहतसाब के अमल में आएँगे। तो मेरे ख्याल में ये एक बड़ी एक चीज़ है जो कि अमेरिका को एक्सेप्ट करनी पड़ेगी और उसके ऊपर उसको बातचीत करनी पड़ेगी। बिल्कुल, अमेरिका को इस पे बातचीत भी करनी पड़ेगी और ज़ाहिर बात है अल्टीमेटली अगर दोनों फ़रीक़ैन को एक ऑफ रैम्प चाहिए तो दोनों फ़रीक़ैन को फ्लेक्सिबिलिटी भी दिखानी पड़ेगी। और ये जो एक इंतहाई यूनिक अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान के तवस्सुत से इस वक्त ईरान और अमेरिका को मिल रही है, पाकिस्तान की नेक नियति के साथ जो कोशिशें जारी हैं, ये 47 साल में पहली मरतबा जब से ईरान में ये निज़ाम हुकूमत आया, बहुत लंबी एक इख्तलाफात की तारीख़ है और ये तमाम मसाइल जो हैं ये हल करने का एक मौका है। तो वी कैन जस्ट होप कि दोनों फ़रीक़ैन इससे फ़ायदा उठाएं, दोनों साइड्स के ऊपर बेटर सेंस जो है वो प्रिवेल करे और थोड़ा सा रिस्ट्रेंट का मुजाहरा करे बयानात के अंदर भी और इक़दामात के अंदर भी, क्योंकि ऐसे जंगी हालात के अंदर कोई भी मिसकैलकुलेशन कभी कभी बहुत बड़े तूफ़ान का और बड़ी जंग का पेश खैमा भी हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर जुल्फ़िकार काज़मी साहब हमारे साथ मौजूद थे। वाइस एडमिरल शहीद साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मखदूम साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।